सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास हमने फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, याद है, मौलिक अधिकार स्टार्ट किया, जिसमें हमने कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ लिया था? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँ, मैंने पहले भी बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये हर एक एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर साल हर एक एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को सबसे ज़्यादा केयरफुली पढ़ना। और अगर आपको लग रहा है वीडियो लॉन्ग है तो मैं क्या करूँगा, छोटा छोटा एक दिन में एक आर्टिकल 2 आर्टिकल डिस्कशन करूँगा विथ एक्सेप्शन, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होने लगा। क्योंकि आर्टिकल तो सबको पता है, आपको भी पता है कि आर्टिकल क्या होता है 14, सबको पता है अनुच्छेद 14 क्या होता है, लेकिन अब क्या होता है उससे रिलेटेड एक्सेप्शंस, रिलेटेड केस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एक्सेप्शंस जरूर बताऊंगा, उसमें अपवाद क्या है, ठीक है। पहला तो ये करूंगा। दूसरा, अगर कोई भी आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड केस क्या रहा है जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, वो मैं केस भी आपको पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और इस पार्ट को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। आर्टिकल 14 ना एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया में जो आर्टिकल 14 है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, ठीक है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फर्स्ट पार्ट बोलता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। दूसरा क्या बोलता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। 2 बात आपको याद रखना है, पहला क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कंसेप्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब सोचिए सर आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हो, या इसका एक और नाम है, इसको और एक नाम से हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, मतलब ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। आई होप सबको दिख रहा हो, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 14 को 2 पार्ट में बांटा गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सब लोग क्या है, लॉ के सामने, कानून के सामने सब एक जैसे हैं और सबको लॉ का सेम रक्षा होना चाहिए, सबको सेम सुरक्षा मिलना चाहिए। इक्वल प्रोटेक्शन क्या मतलब, लॉ का सबको सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को लॉ का ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला, किसी को लॉ का कम प्रोटेक्शन मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको बोला जाता है पॉजिटिव कंसेप्ट। क्यों बोला जाता है मैं समझाऊंगा, पॉजिटिव कंसेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव कंसेप्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन कंसेप्ट, अमेरिकन कंसेप्ट। अब बोलोगे बाबू कि ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट, अमेरिकन कंसेप्ट, ये सब मैं समझा। मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 14 कितने पार्ट में बांटा गया इंडिया में, 2 पार्ट में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, पहला बात तो ये, मतलब कानून के सामने सभी लोग एक जैसे हैं, पहला बात तो ये। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या है, इसका मतलब कि सभी को जो लॉ का जो प्रोटेक्शन मिलता है सबको इक्वल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पे ज़्यादा लॉ अप्लाई हो जाए, किसी पे कम लॉ अप्लाई हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको लॉ का जो प्रोटेक्शन मिलता है वो इक्वल होना चाहिए, सबके लिए लॉ सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। आर्टिकल 14 का जो पहला पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है, आर्टिकल 14 का जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, नो डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन must be made, no discrimination must be made, ठीक है, in the eyes of law, in the eyes of law
based on status और पोजीशन। अब ये क्या है मैं बताता हूँ, मतलब लॉ के सामने सब लोग एक जैसा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, भेदभाव। मतलब एक लॉ के सामने, चाहे हम हो या आप हो, लॉ के आई के सामने, ठीक है, कानून के नज़रों के सामने हम और आप सब लोग कैसे, एक जैसे हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसको नेगेटिव, ये तो हमको सही लग रहा है, मतलब आपको भी सही लगना चाहिए। सही का इन सेंस में बोलना चाह रहा हूँ कि सही इसलिए लगना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये तो सही बोल रहा है कि कानून की नज़रों में सब लोग सेम होते हैं। आपका स्टेटस क्या है, आपका पोजीशन क्या है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप बड़े पद पे हैं या आपका पोजीशन बहुत बड़ा, आपका स्टेटस बहुत बड़ा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मर्डर किया तो आपको कम पनिशमेंट मिलेगा। तो ये क्या बोलता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना तो स्टेटस के बेसिस पे ना पोजीशन के बेसिस पे। लेकिन फिर भी इसे हम लोग नेगेटिव कंसेप्ट क्यों कहते हैं? नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए कहते हैं ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझे, सपोज करो दो पर्सन है, ठीक है, एक 15 ईयर्स का है, ठीक है, डन, और एक 25 ईयर्स का है, डन, दिख रहा है सबको। ये दो बंदे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों ने जाके मर्डर किया है, MURDER, ठीक है, दोनों ने क्या किया, मर्डर कर दिया। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से दोनों को, इससे नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए कहते हैं, दोनों का जो पनिशमेंट होगा ना, पनिशमेंट मतलब जो दोनों को सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ एज मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें एज मैटर नहीं करता। अगर आपने किसी तरह का क्या किया है, किसी तरह का क्राइम किया है, ठीक है, तो आपका एज कितना भी हो, आपका एज 15 ईयर्स हो रहा हो या आपका एज मान लो कि 10 ईयर्स हो रहा हो, और किसी एक का दूसरे का एज कितना हो रहा है, 25 ईयर्स हो रहा है, तो दोनों को सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए इसे नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है, क्योंकि 15 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है वो तो माइनर चाइल्ड कहलाता है। अब उसको तो उतना नॉलेज नहीं है या उसका जो माइंड है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना 25 ईयर्स का है, इसलिए ये क्या कहलाता है, नेगेटिव कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट कहाँ फॉलो होता है, ब्रिटेन में फॉलो होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ स्टेटस मैटर नहीं करता है, पोजीशन मैटर नहीं करता है, एज भी मैटर नहीं करता है, इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। क्योंकि एक ज़्यादा एज का बच्चा, ठीक है, एक ज़्यादा, एक जो एक एडल्ट पर्सन है और एक माइनर चिल्ड्रन है, दोनों को सेम पनिशमेंट का, सेम क्राइम का सेम पनिशमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि 25 ईयर्स को ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है और 15 ईयर्स को कम पनिशमेंट मिल रहा है, दोनों को सेम लेवल पे पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्यों इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। जबकि अगर आप सेकेंड वाले के साथ आओगे ना, तो यहाँ पता है क्या है, सेकेंड वाले के साथ आओगे तो यहाँ सबसे अच्छा बात क्या है, यहाँ ना जो होता है लाइक इक्वल टू लाइक होता है, लाइक इक्वल टू लाइक, और एक और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लाइक नॉट इक्वल टू अनलाइक, लाइक नॉट इक्वल टू अनलाइक। ये कौन से कंसेप्ट है, अमेरिकन कंसेप्ट, और इसको कैसा कंसेप्ट बोलते हैं, पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं। बोले सर ये क्या है, ये बहुत सिंपल सा बात बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो एक 25 ईयर, ठीक है, एक 25 ईयर्स का किसी ने क्राइम किया और एक 15 ईयर्स का है, ठीक है, दोनों ने क्राइम किया है किसी तरह का, दोनों के दोनों ने क्या किया है, क्राइम किया है, ठीक है, तो क्या दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। यहाँ क्या बोला जाता है कि एक 10 ईयर्स या एक 15 ईयर्स को उतना पनिशमेंट नहीं मिलेगा जितना एक 25 ईयर्स को मिलेगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, एक 15 ईयर का जो बच्चा होता है वो माइनर चाइल्ड कहलाता है, जबकि एक 25 ईयर्स का जो होता है वो क्या होता है, उसमें वो एडल्ट हो जाता है। तो दोनों का माइंड तो सेम टाइप से डेवलप नहीं किया है, तो एक 15 ईयर्स का बच्चे को उतना पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता जितना 25 ईयर्स को दिया जा सकता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, ये अमेरिकन कंसेप्ट कहलाता है, क्योंकि इस कंसेप्ट को हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया, और ये कंसेप्ट पॉजिटिव कंसेप्ट कहलाता है। अब तो बोले सर तब तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक 15 ईयर्स को अलग पनिशमेंट मिल रहा है, एक 25 ईयर्स को अलग पनिशमेंट मिल रहा है, तो आपने तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसको, इस पूरे के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, रीजनेबल डिफरेंशिएशन, या इसको और एक बोलते हैं, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनेबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये बोलते हैं इसको,
ठीक है, मतलब इसका एक रीजनेबल चीज़ है, ऐसा नहीं कि जैसा कुछ भी बोल दिया और हो गया, ये एक रीजन है इसके पीछे, क्योंकि ये दोनों में काफ़ी अंतर इनके माइंड में, इनका जितना माइंड डेवलप किया 25 ईयर्स का उतना 15 ईयर्स का नहीं डेवलप कर सकता। और दूसरा इसका एक और नाम है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग को दिख जाएगा ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, INTELLIGBLE, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, याद रखिएगा ये वर्ड इंग्लिश में बहुत फेमस है, डिफरेंशिया, डिफरेंशिया मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा बात है, क्या बहुत सिंपल सा बात है, बात यह है कि दो का बात करो, आर्टिकल 14 को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया, एक क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ है और दूसरा क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोग ब्रिटिश कंसेप्ट बोलते हैं और नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ एज मैटर नहीं करता, सबको एक समान ट्रीट किया जाता है, जबकि जो अमेरिकन कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहां लाइक इक्वल टू लाइक होता है और लाइक नॉट इक्वल टू अनलाइक होता है। मतलब एक 15 इयर्स का किसी ने क्राइम किया है और एक क्या है 25 इयर्स का किसी ने क्राइम किया, तो दोनों को वो सेम ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइक इक्वल टू लाइक नहीं है, वो लाइक नॉट इक्वल टू अनलाइक वाला पार्ट है। हाँ, एक 25 इयर्स का किसी ने क्राइम किया और इधर भी 25 इयर्स का है, तो वो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अगर एज अलग अलग है तो सेम पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये अमेरिकन कंसेप्ट है, इसको पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं और ये किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनेबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये रीजनेबल है, आप ऐसा दे सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, INTELLIGBLE ठीक है, तो ये रीजनेबल डिफरेंशिया कहलाता है। ये वो आर्टिकल 14 बहुत सिंपल सा है, अगर डायरेक्ट आएगा तो पूछ देगा आर्टिकल 14 क्या, आप बता दोगे। अब इससे रिलेटेड ना हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है, इसका एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला एक्सेप्शन है ना, वो अंडर आर्टिकल 361 है, आपको याद रखना है, अंडर मतलब अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, ठीक है, अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। अंडर आर्टिकल 361 में क्या है, बहुत सिंपल सा बात है, 2 लोग का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला का बात कर रहा हूँ मैं, एक है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महामहिम, एंड नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ गवर्नर, राज्यपाल जिसको हम लोग बोलते हैं, गवर्नर। आर्टिकल 361 क्या बोलता है ना, कि ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर आपको दिख रहे हैं, ये अपने कोई भी किसी तरह का ऑफिशियल एक्शन लेंगे या ऑफिशियल डिसीजन लेंगे, मतलब वो अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे, ऑफिशियल, ठीक है, कोई भी इनका ऑफिशियल एक्शन होगा। ऑफिशियल मतलब समझ रहे, अपने काम से रिलेटेड कोई भी एक्शन इन्होंने लिया, तो इसके लिए ना वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इनको किसी भी कोर्ट में जाके इनको अपना जवाब नहीं देना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जबकि अगर मान लो उन्होंने कोई डिसीजन लिया, इससे किसी को किसी तरह का नुकसान हो गया, अगर हम और आप ऐसा कुछ काम करते हैं, जैसे हमने किसी तरह का अपना डिसीजन लिया और किसी को हर्ट हो गया, किसी का के साथ क्या हुआ, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। लेकिन अगर ये दोनों, इन दोनों ने किसी भी तरह का ऑफिशियल एक्शन लिया, ऑफिशियल, अब ऑफिशियल एक्शन बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि इन दोनों ने जाके मर्डर कर दिया, आप बोलिएगा सर इनको तो इम्यूनिटी प्राप्त है, इनको तो छूट प्राप्त है, लेकिन ये अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपना ऑफिस से रिलेटेड किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं, तो इनको कहीं भी आंसरेबल नहीं होना पड़ता है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, मतलब किसी भी कोर्ट में ये आंसरेबल नहीं है, आपको ये बात याद रखना है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। पहला बात तो ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आप ये समझना, ठीक है। दूसरा आपको एक बात याद, ये तो हुआ किसका, ये वो अंडर आर्टिकल 361 किसको किसको मिला है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ऑफिशियल एक्शन है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी तरह का पर्सनल एक्शन लिया। पर्सनल एक्शन समझ रहे हो, जाके किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब पर्सनल एक्शन लिया तो ऐसा नहीं कि इनको इम्यूनिटी प्राप्त है, तब इनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, तब आर्टिकल 14 अप्लाइड होगा। लेकिन इन्होंने अपने ऑफिस से रिलेटेड किसी तरह का कोई डिसीजन लिया है, तो उसके लिए आप इनको किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, आर्टिकल
14। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसमें, दूसरा एक्सेप्शन भी बहुत सिंपल है। उससे पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता है, एक नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सा कंट्रीज होता है, जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, समझ में, मतलब ब्रिटेन का उसमें वहां शासन है। जैसे इंडिया ब्रिटेन के अंडर में आता था ना, कभी यहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश था ना, ये ब्रिटेन कॉलोनी था ना। तो जो कंट्री कभी ना कभी ब्रिटेन का पार्ट रहा है, वहाँ ब्रिटेन का शासन रहा है, वो सारा का सारा कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमनवेल्थ कंट्री। लेकिन जो कंट्री कभी ब्रिटेन का पार्ट नहीं रहा है, मतलब उसमें ब्रिटेन ने शासन नहीं किया, जैसे यूएसए, कभी ब्रिटेन ने शासन किया है क्या यूएसए में, नहीं शासन किया, तो वैसा कंट्री क्या कहलाता है, वैसा कंट्री आपको याद रखना नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाता है। तो जब ना कॉमनवेल्थ कंट्री से जो राजनयिक होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री में, तो उनको हम लोग हाई कमिश्नर बोलते हैं। जबकि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री से एक दूसरे से दूसरे देश लोग जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग मतलब समझ रहे हो, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग हमारे राजदूत होंगे, जो हमारे राजनयिक होंगे, उनका बात कर रहा हूँ मैं। तो जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन होता है, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था कभी ना कभी, समझ में आया, मतलब कभी ना कभी वो ब्रिटेन का कॉलोनी रहा है, वहाँ ब्रिटेन का शासन रहा है। तो ये जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो इंडिया का राजनयिक पाकिस्तान में जाएगा, मतलब एम्बेसडर या आप जो भी बोलो हाई कमिश्नर, इंडिया का राजनयिक पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान का इंडिया में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहलाएगा। लेकिन अगर यही यूएसए और इंडिया, तो यूएसए तो नहीं रहा है कभी भी ब्रिटेन का पार्ट, तो ये यूएसए और आप इंडिया का जब बात करोगे तो दोनों का एक दूसरे में मूव करेगा तो क्या कहलाएगा, वो एम्बेसडर कहलाएगा। और उस ऑफिस को एम्बेसी बोलते हैं और ये वाले ऑफिस को क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री वाले ऑफिस को हाई कमीशन बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको इरेज करता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, मैंने इरेज कर लिया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं समझा रहा हूँ, दो कंट्री अलग अलग कंट्री ले रहा हूँ, एक मैं लेता हूँ कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए, ठीक है, कॉमन, समझ रहे हो आप, कॉमनवेल्थ कंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री मतलब जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन का कॉलोनी रहा है, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री का बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री के लिए है। और एक इधर लिख रहा हूं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, वेल्थ नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अब मान लो कॉमनवेल्थ कंट्री का मैं दो का एग्जांपल लेता हूँ, एक इधर रख लो आप, वन इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया, या मैं नीचे लिखता हूँ, इंडिया समझने में ईजी होगा, दिस इज इंडिया एंड दिस वन इज पाकिस्तान, ठीक है। ये दोनों कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो ये दोनों में एक दूसरे का क्या होगा, हाई कमीशन होगा, मतलब हाई कमिश्नर मूव करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन होगा, इंडियन हाई कमीशन। यहाँ हाई कमीशन में क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्री है, याद रखना ये बात। यहाँ इंडियन हाई कमीशन होगा और यहाँ कौन सा हाई कमीशन होगा, यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन होगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन, हाई कमीशन। अब आपको समझना क्या है, बहुत सिंपल सा बात है। देखो ये जो आपको दिख रहा है इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तानी हाई कमीशन, यहाँ क्या होंगे, हाई कमिश्नर होंगे दोनों जगह, जो हेड होंगे यहाँ के। अब ये लोग को ना एक इम्यूनिटी प्राप्त होता है, उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक, ठीक है, इम्यूनिटी, मतलब इनको छूट प्राप्त होता है। कैसे, मैं समझा रहा हूँ, इम्यूनिटी किस तरह का छूट प्राप्त होता है, बहुत सिंपल सा छूट होता है। सपोज जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, ठीक है, वहाँ का किसी वर्कर ने या खुद हाई कमिश्नर ने किसी तरह का क्राइम कर दिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ के किसी वर्कर ने या हाई कमिश्नर ने किसी तरह का क्राइम कर दिया, ठीक है। तो क्या ये कहाँ है, ये लोग तो इंडिया में है, तो क्या ये इंडिया के कोर्ट में आंसरेबल होंगे क्या, नहीं, दे विल बी आंसरेबल टू पाकिस्तानी कोर्ट। क्या है, विल बी आंसरेबल टू, विल बी आंसरेबल टू पाकिस्तानी कोर्ट, ठीक है, पाकिस्तानी कोर्ट।
क्यों इंडिया के कोर्ट में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको छूट प्राप्त है। अब ये छूट कहाँ से मिला मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इंडियन हाई कमीशन ने किसी तरह का क्राइम किया है तो क्या ये यहाँ पाकिस्तान में क्या करेंगे? आंसरेबल होंगे? पाकिस्तान के कोर्ट में उन पे केस चलेगा क्या? नहीं, इंडियन हाई कमीशन को भी इम्यूनिटी प्राप्त है, उनका केस पाकिस्तान में नहीं चलेगा। उनका केस कहाँ चलेगा? उनका केस चलेगा इंडिया में, उनका केस चलेगा। मतलब आपको क्या याद रखना है, अगर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम कर रहे किसी भी तरह का वर्कर को किसी ने किसी भी तरह का क्राइम किया है तो क्या वो इंडिया में आंसरेबल है? नहीं, वो अपने देश में आंसरेबल है, पाकिस्तानी कोर्ट में आंसरेबल है। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उसी तरह से अगर किसी ने इंडियन हाई कमिश्नर ने या इंडियन हाई कमीशन में काम करने वाले किसी वर्कर ने किसी तरह का क्राइम किया है तो क्या वो यहाँ पाकिस्तान में आंसरेबल है? नहीं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, उनको छूट है। और वो कहाँ आंसरेबल है? तो इंडिया में आंसरेबल है। मतलब इंडिया में उनको जवाब देना पड़ेगा, इंडिया में केस चलेगा, इंडियन कोर्ट में उनको पेश होना पड़ेगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह सेम चीज क्या में चलता है? अच्छा, फॉरेन हेड समझ रहे हो? फॉरेन हेड के लिए यही होता है, फॉरेन हेड। अब जैसे मान लो इमरान खान, वैसे नाम लेने में भी बुरा लग रहा है उनको, लेकिन मैं मान लो कि इमरान खान है, आप समझ सकते हो, ठीक है। इमरान खान का मैं बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान इंडिया में आए विजिट करने के लिए, ठीक है। इमरान खान क्या है? इंडिया में विजिट करें और उन्होंने किसी तरह का क्राइम कर दिया तो क्या उनको किसी तरह का केस उनमें इंडिया में चलेगा क्या? नहीं, फॉरेन हेड को क्या होता है? इम्यूनिटी प्राप्त होता है। अगर वो किसी तरह का किसी भी तरह का क्राइम इंडिया में करते हैं तो केस कहाँ चलेगा उन पे? पाकिस्तान पे। मतलब दो लोगों को, एक हाई कमिश्नर खुद और वहां काम कर रहे हैं वर्कर्स को, और दूसरा किसको? जो फॉरेन हेड एक देश से दूसरे देश विजिट करते हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए और उन्होंने किसी तरह का क्या कर दिया? क्राइम कर दिया, तो वो इंडिया में आंसरेबल है? नहीं, वो अपने देश में आंसरेबल है। आपको ये बात याद रखना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। बोलेंगे सर, और इसके लिए ना एक वर्ड बहुत अच्छा यूज होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्विड प्रो क्यो, गिव एंड टेक का बात है, ठीक है। गिव एंड टेक का मतलब क्या है? एक हाथ से लीजिए और दूसरे हाथ से दीजिए। अगर इंडिया वाले को आप इम्यूनिटी दे रहे तो हम पाकिस्तान वाले को देंगे। तो बोलोगे सर ये सब कौन डिसाइड किया? तो ना बहुत पहले एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था वियना कन्वेंशन। उसी में ये चीज डिसाइड किया गया था कि हम लोगों को क्या मिलेगा? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि क्या होगा? कभी भी एक देश के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो जो डिप्लोमैट्स है वो एक देश के दूसरे देश में मूव करेंगे तो उन्हें किसी भी तरह का क्या नहीं मिलेगा? किसी भी तरह का हम लोग पनिश नहीं कर सकते, वो अपने देश में आंसरेबल होंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। लेकिन हाल में आपने सुना होगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्या है, कहाँ काम करते थे? पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करते थे। दो वर्कर्स, वो क्या कर रहे थे? इंडिया का जासूसी कर रहे थे, वो स्पाई कर रहे थे इंडिया को। लेकिन क्या हुआ था? क्या इंडिया ने उनको पनिश किया? नहीं। उनको क्या किया? उनको इंडिया ने पकड़ा और डिपोर्ट कहां कर दिया? पाकिस्तान में जाके डिपोर्ट कर दिया। याद है ना आपको? कहां पकड़ा था? क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी हाई कमीशन के दो लोग थे। वो लोग क्या कर रहे थे? जबकि आपको पता है एक कौन था? पाकिस्तानी हाई कमीशन का ड्राइवर था। तो ड्राइवर सोचिए कितना छोटा पोस्ट होता है, फिर भी क्योंकि वो हाई कमीशन में काम करता है ना तो उसको इम्यूनिटी प्राप्त है। तो यहां जब पकड़ाया गया दो पाकिस्तानी हाई कमीशन, तो इंडिया ने क्या किया? डायरेक्ट उनको डिपोर्ट कर दिया। कहां डिपोर्ट कर दिया? पाकिस्तान में जाके डिपोर्ट कर दिया। और इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? जबरदस्ती दो इंडियन हाई कमीशन को पकड़ा, दो इंडियन हाई कमीशन के वर्कर्स को पकड़ा और उनको हैरेस किया। यहां तक कि बोला जाता है कि उनको क्या किया गया? जो पानी होता है ना, जो मड वाटर, वो उनको पिलाया गया, रॉड से मारा गया। इसलिए अभी बहुत सारा इसमें इशू चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। और ये कहां से मिला? एक वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके अंतर्गत बोला गया है कि डिप्लोमैट्स को और किसको? फॉरेन हेड जो एक देश से दूसरे देश मूव करते हैं उनको ये चीज क्या है? ये इम्यूनिटी प्राप्त है, छूट प्राप्त है। लेकिन अगर यही नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होता तो जैसे आप मान लो एक यूएसए होता, ठीक है, और एक क्या होता है? इंडिया होता। समझना आप, दिस इज इंडिया, ठीक है, एंड दिस इज यूएसए। तो यहां क्या हाई कमीशन होता? नहीं, यहां क्या होता है? एम्बेसी होता। एम्बेसी, बाकी चीज एज इट इज है जैसा मैंने समझाया। यहां भी एम्बेसी होता, यहां भी एम्बेसी होता, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? यहां भी एक एम्बेसी होता और यहाँ भी एक एम्बेसी होता है। यहाँ इंडिया में भी एक एम्बेसी होता है। इंडिया में जो एम्बेसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया में जो एम्बेसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूएस,
ठीक है, यूएस एम्बेसी, और यूएस में जो एम्बेसी होगा इंडिया का वो इंडियन एम्बेसी होता है। तो यहाँ भी सेम चीज जो होता है वो यहाँ जो हो रहा था वो यहाँ भी होता है, लेकिन अंतर क्या है, ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है तो यहाँ जो एम्बेसी के हेड होते हैं उनको एम्बेसडर बोलते हैं, और ये जो ऑफिस होता है उसको एम्बेसी बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, इंडियन एम्बेसी होगा, EMBASSY मैंने लिखा है, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो, और यहाँ क्या होगा, यूएसए एम्बेसी होगा। तो सेम चीज यहाँ भी क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि सब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का तो यहाँ बात नहीं हो रहा है, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का तो बात नहीं हो रहा। और लास्ट क्या होता है, लास्ट में यही लिख देता हूँ मैं, इरेज नहीं करता हूँ, काफी टाइम हो गया, ठीक है। लास्ट होता है एक मिलिट्री ऑफिसर या मिलिट्री पर्सनल होते हैं, मिलिट्री पर्सनल, ठीक है, सोनल, ये जो होते हैं मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं, ये ऑफिसर्स आप लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी होता है, जनरली इन पे सिंपल क्या है, कोर्ट में केस नहीं चलता है। इन पे जो केस चलता है वो कहाँ चलता है, मिलिट्री कोर्ट में चलता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हम आम लोगों को सिंपल कोर्ट में जाना पड़ता है, जबकि उन लोगों का केस कहाँ चलता है जनरली, ये चलता है मिलिट्री कोर्ट में चलता है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, मिलिट्री कोर्ट में चलता है। तो ये 3 एक्सेप्शन था। पहला क्या एक्सेप्शन था, आपको याद होगा, आर्टिकल 361, किसको एक्सेप्शन, किसको मिला था, किसको छूट मिला था, किसको इम्यूनिटी मिला था, गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, ठीक है, लेकिन किसके लिए, ऑफिशियल एक्शन के लिए। दूसरा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, समझ आ रहा है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो राजनयिक छूट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कि जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर मूव करते हैं एक देश से दूसरे देश में, उन लोगों को और वहाँ के वर्कर्स को वो छूट मिला है। और तीसरा मैंने क्या बताया, मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या मिला है कि जनरली वो सिंपल कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते हैं, उनका केस कहां चलता है, मिलिट्री कोर्ट में चलता है। तो ये हुआ इसका 3 एक्सेप्शन जो आपको हमेशा याद रखना है। और क्वेश्चन अब जो आ रहा है बहुत न्यू पैटर्न से आ रहा है, तो अब एक्सेप्शंस का जानना बहुत जरूरी है। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा बनाओ, ठीक है। अब तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिकॉज दैट्स लाइक फ्यूल फॉर मी, ठीक है। तो आप शेयर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, ठीक है।